हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट की है। तो इसमें हम कुछ रिपोर्ट्स या फिर कुछ डिस्पैच की बात कर रहे हैं जो एजुकेशन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग दी गई थी 1947 से पहले। तो आज हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की। तो कि वुड्स का जो घोषणा पत्र था, वुड का जो घोषणा पत्र था एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो क्या था, क्या कुछ उसने उसमें एजुकेशन की डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सुझाव दिए थे। तो जो 1853 से पहले भारत की अगर हम एजुकेशन की स्थिति की बात करें तो शिक्षा की जो स्थिति थी उसके हालात ठीक नहीं थे। उसकी स्थिति को हम बुरा मान सकते हैं कि एजुकेशन की स्थिति बहुत बुरी थी। इससे पहले कई महत्वपूर्ण जो चार्टर एक्ट पास हुए, जब मैकाले ने अपना जो मिंट था वो भी प्रस्तुत किया, एडम ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। जो एक्ट थे वो 1813 और 1833 में बने थे, जो एजुकेशन के रिगार्डिंग एक्ट पास किए थे, परंतु उनका कोई उचित परिणाम था वो सामने नहीं आया था। तो फिर भी जो एजुकेशन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैकाले ने 1835 में अपना मिंट प्रस्तुत किया था। एडम ने 1835 से 1838 तक जो अपनी 3 रिपोर्ट थी वो एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पेश की थी। लेकिन फिर भी जो शिक्षा थी उसका कहीं ना कहीं जो विकास है वो रुका हुआ था, क्योंकि ये सारे जो भी यहाँ पे मिंट प्रस्तुत हुआ या फिर चार्ट एक्ट वहाँ पे प्रस्तुत हुआ, उन सारे के सारे एजुकेशन का जो माध्यम था वो इंग्लिश को करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो शिक्षा है भारतीयों को वो एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के तहत उनको दी जाए, ताकि लोग जो आधुनिक शिक्षा है वो प्राप्त कर सके। जो एक्ट बना था 1813 में, जो चार्टर एक्ट पास हुआ था, उसके अकॉर्डिंग भारत में यह बात बोली गई थी कि कंपनी की तरफ से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की जो धनराशि होगी वो एजुकेशन की डेवलपमेंट पे खर्च की जाएगी। लेकिन 1800 अगर हम बात करें 1840 तक, 1845 तक, ये 32 सालों के अंदर भी जो लागू नहीं हुई थी, जो धनराशि थी वो 1 लाख की खर्च जो की जानी थी वो प्रॉपर रूप से हम कह सकते हैं कि खर्च नहीं की गई थी। तो 1835 के प्रस्ताव के अनुसार जब मैकाले ने अपना मिंट प्रस्तुत किया था, उसने खुलकर सपोर्ट की कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी ही बनाया जाएगा, अंग्रेजी ही रहना चाहिए। लेकिन उस टाइम क्या था, देश की जो 90% पॉपुलेशन थी उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि लोग थे वो अनपढ़ थे। ओनली 10% ऐसे लोग थे जिन्हें एजुकेशन लेने की अवेयरनेस थी, एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते थे, या फिर यूं कह सकते हैं हम कि ओनली 10% लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी को समझ सकने के काबिल थे। लगता है कि 10% लोग अंग्रेजी को समझ सकेंगे और वो एजुकेशन अंग्रेजी के जरिए ले सकेंगे, लेकिन जो 90% लोग हैं उन्हें अंग्रेजी में एजुकेशन लेने में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए वहां पे जो पूर्वी विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा का टकराव था वो होना संभव था। तो वो बहुत देर तक पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधारा कैसे टकराव रहा, तो बाद में क्या हुआ कि इस बात पर सहमति होगी कि जो स्वदेशी संस्थाएं हैं उन्हें बंद नहीं किया जाना चाहिए, जो अंग्रेजी के स्कूल हैं वो खोल देने चाहिए। तो बच्चे जैसे हिसाब से एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो अगर वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के काबिल है तो वहाँ पे वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारी भारतीय भाषाएं थी वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करके लोगों ने धीरे धीरे जो अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खुले थे वहाँ का रुख किया और वहाँ से भी जो एजुकेशन है वो लेनी शुरू की। अगर हम बात करें 1853 की, 1853 तक एक तरह से दुर्दशा ही हो रही थी जो भारतीय भाषाएं थी, जो भारतीय एजुकेशन थी। ऐसे स्थिति में जो सुधार था वो करना कठिन था, क्योंकि लोग पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधारा पे ही अड़े हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद की ओर से प्रत्येक 20 वर्ष बाद शिक्षा संबंधी जो एक नया एक्ट था, जो नया एक चार्टर था वो पास होता था। चार्टर में शिक्षा संबंधी कुछ ना कुछ जो नया करने की बात कही जाती थी कि शिक्षा में जहाँ पे भी खामियां पाई जाती हैं, जहाँ पे कुछ कमियां, वहां पे जो सुधार है वो किया जाए। तो जैसे 1853 में चार्टर के नवीनीकरण का समय आ गया, तो कंपनी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारतीय शिक्षा के प्रति कोई एक निश्चित जो नीति है वो प्रदान की जाए, क्योंकि कोई ना कोई एक्ट
जैसे 20 साल बाद एक्ट जो होता था उसमें संशोधन होते थे, जब नया कोई बनाया जाता था। मैकाले ने भी अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत किया, एडम ने भी अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो पेश की, लेकिन फिर भी क्या था कि एक जो निश्चित नीति थी वो नहीं बन पा रही थी। तो एजुकेशन को, भारतीय एजुकेशन को इस बात की खास जरूरत थी कि उन्हें एक निश्चित नीति प्रदान की जाए। तो फिर 1853 में ये बात बोली गई कि जो निश्चित नीति है वो प्रदान करे। ब्रिटिश संसद भी भारतीय शिक्षा की प्राप्ति का जो सही मूल्यांकन करके और वो वास्तविक प्रगति की जांच करके कोई चार्टर था उसको बनाने के पक्ष में था, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए भी लोगों की जरूरत थी। इसलिए वो निश्चित नीति इसलिए चाहते थे कि हम लोगों को एक प्रॉपर रूप में जो एक सही जो रूप में एजुकेशन प्रदान कर सके और उन्हें अपने काम के लिए या फिर अपने लिए काम करने के वो काबिल बना सके। इसलिए उन्होंने एक निश्चित जो नीति थी वो प्रदान करने की कोशिश की। सिलेक्ट समिति की स्तुतियों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओर से समर्थन प्राप्त हो गया, जो एक सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी 1853 में। शिक्षा का गहराई से अध्ययन किया गया था। वहां पे जो कुछ लोग थे ब्रिटिश के, जो ट्रेवेलियन, मार्शमैन, बिल्सन, डफ आदि, ये लोगों के विचार भी वहां पे उन्होंने सुने। जो समिति वहां पे बनाई गई थी, समिति ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष निकाला कि भारतीय शिक्षा को अधिक समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके विकास के साथ अंग्रेजी साम्राज्य को कोई हानि नहीं होगी। तो उसने कहा था कि अगर हम शिक्षा का विकास करते हैं, शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो उल्टा हमें इसका फायदा मिलेगा। तो हमें अपने तरीके के, जो अपने तरह सोचने वाले जो लोग वहां से निकाल सकेंगे हम, अगर हम एजुकेशन का विकास करते हैं। तो उस समय कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे वो थे चार्ल्स वुड। जो चार्ल्स वुड थे वो वहां पे उस टाइम क्या थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। उन्होंने इस संबंध में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के साथ भी वार्तालाप किया। सभी विषयों पर संपूर्ण विचार करने के बाद जुलाई 1854 में जो ये एक्ट था, वो जो डिस्पैच था, उसका जो घोषणा पत्र था वो जुलाई 1854 में उसने पेश किया। तो इसमें 100 अनुच्छेदों वाली, ये हुआ कब था, 10 जुलाई 1854 को 100 अनुच्छेदों वाली जो एक उसने घोषणा पत्र था उसको पेश किया था एजुकेशन के रिगार्डिंग। 100 अनुच्छेदों वाला था वो शिक्षा नीति की जो घोषणा की। इसमें इसे जो नीति को वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता था। उसने इसे एजुकेशन के सुधार को लेकर बहुत सारे जो सुझाव दिए थे कि अगर हम इन बातों पे गौर करते हैं तो हम जो शिक्षा की डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। वुड घोषणा पत्र का मसौदा इंग्लैंड के विद्वान व चिंतक J.S. मिल ने तैयार किया था। जेम्स ने इसको भारतीय शिक्षा का महान महाधिकार पत्र भी कहा था। इसको एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड्स के जो डिस्पैच है, वुड का जो घोषणा पत्र है, उसे भारतीय एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। A.N. बासु ने के अनुसार यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। उनके अनुसार था कि ये कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन एजुकेशन, जो वुड्स का डिस्पैच था, वुड्स का घोषणा पत्र था जो, तो बहुत सराहनीय पत्र को कहा गया था कि ये जो उसने घोषणा पत्र किया है, इसने एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत से जो सुझाव है वो देने की कोशिश वहां पे की है। भारतीय शिक्षा इतिहास में वुड्स का पत्र एक महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के अनुसार समूचे भारत के लिए शिक्षा की ऐसी योजना जो केंद्रीय सरकार या स्थानीय सरकारों द्वारा सुझाई गई योजनाओं से कहीं अधिक व्यापक है। तो बहुत सारे जो हमारे विद्वान थे उन्होंने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना और इसकी बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्रशंसा की गई थी। तो जो उसके एम्स थे या फिर ऑब्जेक्टिव थे, घोषणा पत्र के जो ऑब्जेक्टिव थे या फिर इसके जो हम कह सकते हैं कि विशेषताएं थी, वो कौन कौन सी हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे।
जो घोषणा पत्र था उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो सबसे पहले स्वीकारा गया था कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण पैदा नहीं करता जितना कि शिक्षा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम समस्त जो उपलब्ध है, समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय लोगों को अपने संपर्क से वह ज्ञान प्रदान करें जिसके की शिक्षा द्वारा भौतिक एवं जो नैतिक गुण है हम उनको संपन्न कर सके। तो उसके जो उद्देश्य थे उसने बताया था कि भारतीयों को अंग्रेजी के ज्ञान वरदान से उन्हें उन्नत करना है। हमें अंग्रेजी के अगर माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं तो उन्हें जो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हम भारतीयों को प्रदान करेंगे। भारतीयों की शिक्षा के द्वारा बौद्धिक अक्षमता ही नहीं पितु उनके नैतिक मूल्य है उनको भी विकसित करना चाहिए ताकि हम अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकें। कंपनी में कार्यालय करने के लिए, कंपनी के कार्यालय में कार्य करने के लिए निपुण लोगों की जरूरत थी, इसलिए हमें लोगों को इतना निपुण करना है कि वो हमारी कंपनी के कार्यालय में कार्य कर सके, उनको रोजगार प्रदान कर सके और उनका जो जीवन यापन है वो अच्छा हम कर सकें। और भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं शिक्षण से सुसज्जित किया जाए। पाश्चात्य दर्शन का ज्ञान देकर हम भारतीय साहित्य की भी जो उन्नति है वो कर सकते हैं। भारत में परमार्जित कला, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपीय साहित्य का प्रचार तथा प्रसार करना ताकि लोग हैं वो आधुनिकता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ उद्देश्य थे वुड्स जो डिस्पैच उन्होंने पेश किया था। आगे हम बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की, जो उसकी संस्तुतियां थी या फिर रिकमेंडेशन थी उसकी, वुड डिस्पैच की जो उसकी जो रिकमेंडेशन थी तो वो कौन कौन सी थी, उन्होंने क्या संस्तुतियां की थी, किस किस चीज को रिकमेंड किया था कि कौन कौन सी जो शिक्षा के बारे में अगर हम डेवलप करना चाहते हैं एजुकेशन को तो किस चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक उत्तरदायित्व। शैक्षिक उत्तरदायित्व की हम बात करेंगे कि बोर्ड के घोषणा पत्र में पहली बार यह स्पष्ट तौर से स्वीकारा गया कि भारतीय लोगों को शिक्षा देना अंग्रेजी जो सरकार है उसका उत्तरदायित्व है। अंग्रेजी सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों को ज्ञान देने के लिए अपनी खुशी से वो जो एजुकेशन है वो भारतीयों को प्रदान करेगी, इंडियन पीपल को जो एजुकेशन है वो प्रदान किएगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं तो जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षा को अधिक से अधिक हम शक्तिशाली बना सकते हैं या फिर इस विषयों की ओर ध्यान देने के लिए शिक्षा से ज्यादा जो शक्तिशाली कोई और विषय नहीं हो सकता। इसलिए हमें जो एजुकेशन है वो हर एक पर्सन को एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। दूसरी ओर अगर हम काबिल जो लोग चाहते हैं जैसे जो कि हमारी तरह सोचे, जैसे कि अंग्रेजों की तरह सोचे, तो हमें उस सोच के लिए जो भारतीयों को अच्छी शिक्षा है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। वो हमें आधुनिक जो शिक्षा है, आधुनिक अगर हम बात करें विज्ञान की या फिर हम यूरोपीय दर्शन शास्त्र की तो ऐसी शिक्षा जो हमें भारतीयों को देनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार पे कंपनी को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हम जो भारतीय हैं उनकी आंखों से शिक्षा को ज्यादा टाइम तक ओझल नहीं रख सकते, इसलिए कंपनी ने इस उत्तरदायित्व को संभाला कि हमें हर एक भारतीय को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने की जरूरत है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, तो शिक्षा के उद्देश्य है वो कौन कौन से होने चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य तो जो वुड का डिस्पैच था, जो वुड का घोषणा पत्र था, उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य ब्रिटिश शासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए या फिर किए जाने चाहिए। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के बौद्धिक स्तर को सुधारना, उनका जो नैतिक विकास है वो करना। इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र में जो इस बात की चर्चा भी की गई थी कि शिक्षा के माध्यम से जो उचित कर्मचारी हैं वो पैदा किए जाएंगे जिसकी की जरूरत ब्रिटिश शासन को बहुत ज्यादा थी, जो कि ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत करने में काफी सहायक हो सकते थे। इसलिए वुड्स के घोषणा पत्र में जो सबसे मेन बात कही गई थी वो थी शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की वो हमारे कैसे होने चाहिए। आगे जिसने बात कही थी वो था करिकुलम के बारे में, शिक्षा का पाठ्यक्रम।
शिक्षा का पाठ्यक्रम, क्योंकि जब तक एक करिकुलम नहीं निश्चित हो जाता था तब तक क्या था, हम एजुकेशन नहीं ढंग से जो प्रोवाइड कर सकते थे। तो इसलिए वुड ने जो डिस्पैच पेश किया था, जो उसका घोषणा पत्र था, उसमें शिक्षा का जब विस्तार पूर्वक पाठ्यक्रम की वहां पे बात की गई थी कि एक जो एजुकेशन है उसका जो करिकुलम है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने भारतीय जो संस्थाएं थी, जो मूल संस्थाएं थी एजुकेशन प्रदान करने के लिए, जितने भी स्कूल या विद्यालय वहां पे बने हुए थे, उसमें अरबी, फारसी व संस्कृत भाषा को नियमित ढंग से पढ़ाए जाने की बात की कि हम मूल संस्थाएं हैं जो या फिर जो भारतीय संस्थाएं हैं उसको बंद नहीं किया जाएगा। वहां पे भारतीय जो भाषाएं हैं, वो चाहे संस्कृत है, चाहे वो अरबी है, चाहे वो फारसी है, तो जो भी भाषा है वहां पे उस भाषा के अंतर्गत जो बच्चों को शिक्षा है वो समय समय पर प्रदान की जाएगी। इन भाषाओं के महत्व को पहचान कर कंपनी ने वुड के घोषणा पत्र के द्वारा कंपनी ने इन भाषाओं का जो महत्व था उसको पहचाना, इन भाषाओं की जो विशेषता थी उनको पहचान कर कहा गया कि क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो वो व्यक्तिगत विकास में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है व्यक्ति के, क्योंकि जो उस समय जो लोग थे वो सिर्फ अपनी जो भाषा थी, उनकी जो भारतीय भाषाएं थी उसमें शिक्षा लेना चाहते थे और उनके लिए अंग्रेजी में समझ पाना मुश्किल भी था। इसलिए जो कंपनी ने माना कि जो भारतीय भाषाएं जो एजुकेशन प्रदान कर रही हैं उसको एज इट चलने दिया जाएगा। निसंदेह घोषणा पत्र में काले से सहमति प्रकट करता है कि विज्ञान तथा दर्शन की वह प्रणाली जो पूर्व की शिक्षा का रूप धारण करती है गंभीर त्रुटियों से पूर्ण है, उसको हम सही नहीं मान सकते, वो आधुनिकता से कहीं ज्यादा परे है। तो इसलिए अगर हमें आधुनिकता की शिक्षा देनी है तो हमें जो पश्चिमी साहित्य है या फिर यूरोप का साहित्य और जो विज्ञान की एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें पश्चिम का जो दर्शन है, पश्चिम का जो साहित्य है या फिर विज्ञान है, उसका जो करिकुलम है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा में लागू करना होगा ताकि हम भारतीयों को एक अच्छी शिक्षा है वो प्रदान कर सके। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का माध्यम। जो शिक्षा का माध्यम की बात थी वो बहुत देर तक इसमें आपसी मनमुटाव चलता रहा, बहुत देर तक जो विवाद है वो इस बात को लेकर एजुकेशन के रिगार्डिंग होता रहा। तो घोषणा पत्र में इस बात में कहा गया, इस बात पे जोर दिया गया कि भारतीय भाषाओं में अच्छी पुस्तकों की कमी है, या फिर यूं कह लें कि जो अच्छा ज्ञान है, जो ज्ञान अंग्रेजी में लिखा पड़ा है तो उसको भारतीय भाषाओं में संवाद नहीं किया जा सकता। तो वहां पे वो जो मुश्किल है भारतीय भाषाओं में संवाद करने की, इसलिए जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए ताकि हम जो अच्छे से अच्छा ज्ञान है भारतीयों को, या फिर विज्ञान का ज्ञान बोले या फिर हम दर्शन का ज्ञान या फिर साहित्य का ज्ञान कह सके, अगर हम उनको देना चाहते हैं तो जो भारतीय शिक्षा का माध्यम है वो हमें अंग्रेजी करने की जरूरत है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की स्थापना। शिक्षा विभाग की स्थापना वुड के घोषणा पत्र में इस बात पे खास जोर दिया गया था कि हमें अपनी एजुकेशन प्रणाली को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें एजुकेशन विभाग की स्थापना है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अंतर्गत जो प्रथम योजना थी उसके अंदर कंपनी ने 5 राज्यों बंगाल, मद्रास, बंबई पश्चिमी राज्य तथा पंजाब में जो सार्वजनिक शिक्षा विभाग थे वो स्थापित किए गए। इस विभाग के लिए एक अध्यक्ष या फिर एक जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्टर था वो नियुक्त करने के बारे में कहा गया। उसकी सहायता के लिए डिप्टी डायरेक्टर जो मंडल स्तर पर जो डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तथा जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्कूल्स का ऑफिसर था वो नियुक्त करने की वहां पे मांग उठाएगी ताकि हम अपने शिक्षा का जो हमारा जो स्तर है उसको सुधार सके और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको सुचारू रूप से चला सके। डीपीआई का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालयों की जो वार्षिक रिपोर्ट होगी वो सरकार को भेजे कि जो विद्यालय है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, वहां पे शिक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, वहां पे जो एजुकेशन का स्तर है वो कैसा है। तो इन सब चीजों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो सरकार को भेजी जाएगी, उस डीपीआई के द्वारा वो वहां पे नियुक्त किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना।
यूनिवर्सिटीज की स्थापना। विश्वविद्यालय की स्थापना। तो स्कूल और कॉलेज थे वो तो खोले जा चुके थे ब्रिटिश शासन के द्वारा या कंपनी के द्वारा। तो वुड के जो घोषणा पत्र में दूसरी योजना थी जो विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर थी, उसके अनुसार जो यूनिवर्सिटीज हैं उसका भी जो निर्माण है वो हो जाना चाहिए। तो घोषणा पत्र में कहा गया कि भारतीय लोगों में सामान्य शिक्षा का तीव्रता से प्रसार, सरकारी छात्रवृत्ति तथा निजी संस्थाओं में छात्रों की संख्या, मेडिकल महाविद्यालयों की सफलता और बढ़ रही यूरोप और एंग्लो इंडियन जो जनसंख्या महाविद्यालयों की सफलता तथा हमें इस बात पे गौर करने के लिए कहती है कि हम भारत में जो विश्वविद्यालय है उसका भी जो निर्माण है वो करें, ताकि हम जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं उनको हायर एजुकेशन प्रदान कर सकें। घोषणा पत्र में निर्देश दिया गया कि कलकत्ता, मुंबई तथा जो मद्रास है वहाँ जो ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे स्थापित किए जाने चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का जो मुख्य कार्य होगा वो परीक्षा लेना और डिग्री प्रदान करना होगा, ताकि जो बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसको एक डिग्री के रूप में प्राप्त कर सकें। आगे हम बात करते हैं जो उसने घोषणा पत्र में कहा था वो था व्यावसायिक शिक्षा के बारे में। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कहा था कि भारतीय शिक्षा के संबंधित कुछ विशेष समस्याओं का जो उल्लेख है वो घोषणा पत्र में किया गया है, जिसमें जो व्यावसायिक शिक्षा थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। घोषणा पत्र का मानना था कि भारत में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका जो विकास है वो तीव्रता से करना चाहिए, क्योंकि जो देश के विभिन्न क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रौद्योगिक और व्यावसायिक महाविद्यालयों, औद्योगिक विद्यालयों तथा शिक्षित जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उसकी स्थापना की जाए, जिसमें शिक्षा को रोजगार आधारित बनाया जाए और जो लोगों को रोजगार है वो प्रोवाइड किए जा सके, उन्हें रोजगार प्रदान किए जा सके। जहां पर जितनी ज्यादा घनत्व वाली जनसंख्या है तो वहां पे जो ऐसे वोकेशनल स्कूल्स हैं उनकी ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को जो रोजगार प्रदान करके जो उनका जीवन यापन है वो सुधारा जा सके। अगर वो इस बारे में कदम उठाते हैं, इस बात पे गौर करके जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरता है, तो लोग क्या करेंगे, जो कंपनी के द्वारा प्रदान की जाती शिक्षा है उसको अच्छा मानेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो उस स्कूल्स की ओर रुख करेंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पे कंपनी को होगा। जितना लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करेंगे, उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा जो लोग हैं वो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपना जोर लगाएंगे। इस प्रकार अगर वो व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ करते हैं तो वो एक तरफ से अपनी जो शासन है उसके लिए भी एक सफलता हासिल करते हैं। फिर उन्होंने बात कही थी स्त्री शिक्षा की, वुमेन एजुकेशन की बात पर उन्होंने बहुत जो जोर है वो दिया था गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेकर। शिक्षा, स्त्री शिक्षा के बारे में घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत में स्त्रियों का जो महत्व है का अधिक मूल्यांकन है वो नहीं किया जाता। लोग अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अच्छे विचार नहीं रखते। वो उनका मानना है कि जो स्त्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या घर संभालने के लिए है, इसलिए उनकी शिक्षा के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि अगर हम भारतीयों का जो शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो हमें उनकी जो लड़कियां हैं उनके लिए जो एजुकेशन का वो प्रावधान है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अगर हम लड़कियों को शिक्षित कर देते हैं तो हम पूरे घर को शिक्षित कर देते हैं, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। आगे हम बात करते हैं शिक्षा व रोजगार। शिक्षा व रोजगार। वुड घोषणा पत्र में शिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई थी। वुड का मानना था कि अगर हम जो लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें किसी रोजगार का जो प्रबंध है वो कर दिया जाए तो लोग अपने आप जो एजुकेशन है वो प्राप्त करने के लिए आएंगे। सरकार का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करके बुद्धिमान एवं विश्वसनीय लोगों की जो सेवाएं थी वो प्राप्त करना था, ताकि वो अपनी कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ सके।
उन्होंने कहा था कि हमारे देश में, कि भारत में बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो एजुकेशन प्राप्त करके भी अभी तक खाली हैं, तो हमारे विभागों में जो हजारों की संख्या में जो नियुक्तियां हैं वो खाली पड़ी है, इसलिए हमें जो लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए जो रोजगार है उनको अवसर प्रदान किए जाएं। घोषणा पत्र में कहा गया कि रोजगार शिक्षा का संकुचित रूप है, और जबकि चाहिए कि हम भारतीय लोगों का उदार शिक्षा से प्राप्त होने वाले विशाल एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तरफ लगाएं, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो रोजगार है वो प्रदान किए जाएं, ताकि हम उनको जो हमारा मोटिव है अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का वो उन्हें प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आगे उन्होंने बात की थी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम उसको किसी स्पेसिफिक धर्म विशेष की शिक्षा वहां पे बच्चों को ना प्रदान की जाए। घोषणा पत्र के अनुसार सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित हमारे विचारों में कई प्रकार के जो भ्रम पाए जाते हैं, ऐसी संस्थाएं जो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाएंगी। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य था कि संस्थाएं जो भी स्थापित की जाती हैं वो सारी की सारी धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें किसी विशेष धर्म की जो शिक्षा है वो प्रदान ना की जाए, हर एक धर्म का जो बच्चा वहां पे शिक्षा प्राप्त ले सके। संस्थाओं में जो एजुकेशन है वो हमेशा क्या एक धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। घोषणा पत्र में कहा गया कि विद्यालय तथा महाविद्यालयों में बहुत सारी जो पुस्तकें होती है वो धार्मिक विषयों पर होती हैं, तो हमें वहां पे क्या करना चाहिए, लोगों को जो शिक्षा वो धर्मनिरपेक्ष, जो धार्मिक पुस्तकें उसमें भी धर्मनिरपेक्षता का जो वर्णन है वो किया जाना चाहिए। छात्र इन्हें जो स्वतंत्र रूप से पढ़कर जो अध्ययन है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। इसलिए असाई धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो वहां पे जो पुस्तकें हैं वो ईसाई धर्म के रिगार्डिंग भी वहां पे जो पुस्तकें थी वो बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई अपना धर्म नहीं, ये कहकर लोगों को हर धर्म के बारे में प्रेरित किया गया कि सब धर्म हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं। तो इसलिए लोगों को उनका जो कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर था, वहां पे वो इनडायरेक्टली वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए जो स्कूलों में ईसाई धर्म के रिगार्डिंग की जो पुस्तकें उन्होंने भेजी गई, ताकि लोग हैं वो उन पुस्तकों को पढ़ें और वो अपना स्वतंत्र रूप से उनका जो अध्ययन है वो कर सके। आगे उन्होंने कहा था कि साधारण स्तर पर जो शिक्षा का प्रसार है वो भी होना चाहिए। साधारण स्तर पर शिक्षा का प्रसार, साधारण स्तर पर शिक्षा का प्रसार पर सहमति प्रकट की गई थी कि भारत में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण जो साधारण लोग हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए। इसलिए हमें जो साधारण लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो वहां पे भी जो शिक्षा है प्रदान करनी चाहिए, उनका भी जो शिक्षा प्राप्त प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हम हर एक पर्सन को जो शिक्षा वो दे सकें। तो ये हमारा जो घोषणा वुड का डिस्पैच था, वुड का घोषणा पत्र तो हमने ये स्टार्ट किया था, इसमें अभी तक हमने सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशन ही कर पाए हैं। इसका जो उसके आगे गुण थे या इसकी कुछ कमियां थी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या इसकी मेरिट थी, क्या इसकी डीमेरिट थी घोषणा पत्र की, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।